हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। बोर्ड्स की एग्ज़ाम आने वाली है तो सभी की हालत ख़राब है। चलिए, पिछले वीडियो हम लोग देखे थे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं मेटल्स की। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं आप मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर का, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके बारे में, तो मेटल्स का रिएक्शन देखते हैं ऑक्सीजन के साथ, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो जब हमारा कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे हम एक एग्जांपल अगर लेके चलें, जैसे सब फॉर एग्जांपल Zn, जिंक ले लिए। जिंक यदि हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब ये जो मेटेलिक ऑक्साइड हमारा है इसकी एक प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या होती हैं, तो जो हमारा मेटेलिक ऑक्साइड होता है ये हमारा बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। ठीक है, तो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ वी सी दैट ऑल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर नॉट बेसिक इन नेचर, देयर इज सम एक्सेप्शन। विच ऑक्साइड्स, सी हियर, like aluminum oxide Al2O3, aluminum oxides are not basic in nature। ठीक है, क्यों, ये हमारे क्या होते हैं, these are amphoteric in nature, ये हमारे एम्फोटेरिक होते हैं, ये हमारे बेसिक। एम्फोटेरिक क्या होता है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे क्या हैं, बेसिक नेचर नहीं शो करते। इसी तरह जिंक ऑक्साइड, अभी जो है हम लोग जिंक बनाए, ये जिंक ऑक्साइड भी हमारा एम्फोटेरिक होता है, ये भी हमारा बेसिक नेचर का नहीं होता। तो ठीक है, पहली प्रॉपर्टी के बाद हम लोग कूद के आते हैं किस पे, दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलते, दूसरी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है मेटल की, कि हमारे जो मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जब हमारा मेटल किसी वाटर के साथ, किसी वाटर क्या, वाटर तो एक ही होता है, किसी क्या होगा, तो जब हमारा मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इसमें क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मेटल हमारा है, पोटेशियम या सोडियम, कोई भी ले लेते हैं। पोटेशियम हमारा क्या है, मेटल है जिसको K से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ वाटर का फॉर्मूला H2O। जब हमारा पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि मेटल का क्या बनाया, हाइड्रोक्साइड बनाया, और साथ में क्या निकलेगा इसमें, H2। और ऊपर जो एरो बना है, इस ऊपर एरो का मतलब होता है गैस। इसका मतलब क्या होता है, गैस के फॉर्म में H2 क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ सिंबल्स हैं जैसे केमिस्ट्री में, जैसे अगर डाउन एरो बना हुआ है तो डाउन एरो का मतलब होता है PPT, मतलब प्रेसिपिटेट। ठीक है, और अगर अप एरो बना है तो इसका मतलब कि वो गैस है, वो उड़ जाएगा। ठीक है, तो जब हमारा मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विथ एसिड्स। अब देखते हैं कि मेटल्स हमारा एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता है। ठीक है, तो जब हमारा मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मेटेलिक सॉल्ट बनाता है। मीन्स कि जो मेटल रहेगा उसी मेटल का यहाँ सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, समझते हैं इसको। जैसे कोई मेटल है, मेटल मान लीजिए कोई भी मेटल ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम ले लिए, Mg ले लिए। कोई एसिड ले लेते हैं, एसिड कौन होता है, जो H+ आयन रिलीज करता है वो हमारा एसिड है। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ऐसे हमारे क्या एसिड है। तो ले लिए एसिड, ये हमारा मैग्नीशियम मेटल हो गया, HCl हमारा एसिड हो गया। तो जब हमारा मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, MgCl2 बनाता है। क्या बनाएगा ये, मैग्नीशियम MgCl2, ये मैग्नीशियम का क्या है, सॉल्ट है। मैग्नीशियम क्लोराइड बना, प्लस क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। ठीक है, ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्शन हुआ मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आ रहा समझ में।
तो जब हमारा कोई भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन किया तो वो बनाता है मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, ओके। नाउ तो अब हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल्स की। क्या है हमारी? रिएक्शन विथ सॉल्ट। जब हमारा कोई मेटल किसी के सॉल्ट के साथ, सॉल्ट किसका होगा? किसी मेटल का, तो किसी मेटल के सॉल्ट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो उस केस में क्या होता है? तो देखते हैं कि सपोज कीजिए हमारे पास दो मेटल हैं। एक मेटल ए है जो कि मेटल बी के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? क्या बन रहा है? देखिए, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए, मेटल ए रिएक्शन किया तो किसका बनाया सॉल्ट सॉल्यूशन है? बी वाले का। बी वाले को क्या किया? उसको डिस्प्लेस करके उस जगह पे क्या हो गया? उसके सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ ऐड हो गया और मेटल भी हमारा बाहर हो गया। तो अब देखिए, अब यहाँ क्या हो रहा है? तो यहाँ यह हो रहा है कि यदि सपोज कीजिए हम दो इंसान हैं, ठीक है, अगर एक बहुत ताकतवर है और एक कमज़ोर है, तो फिर क्या होगा उस केस में? जो ताकतवर वाला होगा वो कमज़ोर वाले को उसकी जगह से हटा के खुद उस जगह पे जाके बैठ जाएगा, कब्जा कर लेगा। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ भी है। यहाँ भी क्या हो रहा है कि जो हमारा मेटल ए है वो मेटल बी के सॉल्ट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा दिया और खुद जाके उस जगह पे बैठ जाता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? तो इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ये अब एक जो स्ट्रॉन्ग मेटल होता है वो क्या करता है? वीक मेटल को उसके पोजीशन से या उसके कंपाउंड से, उसके सॉल्यूशन से उसको रिप्लेस कर देता है, खुद जाके वहाँ पर जुड़ जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं क्या है? ये हमारा आयरन है, ये हमारा क्या है? कॉपर है। ठीक है, तो आयरन जो है कॉपर से क्या होता है? ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये हम कैसे पता करते हैं कि हमारा आयरन है, कॉपर है, जिंक है, जो भी मेटल है, कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन वीक है? तो इसके लिए मेटल्स में हम लोग पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमको ये पता चलता है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो कम रिएक्टिव मेटल्स को उसके सॉल्यूशन से उसको हटा देगा। ठीक है, तो यहाँ आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के रेस्पेक्ट में, तो इसीलिए ये जो कॉपर का हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन लिए हैं, कॉपर सल्फेट, तो आयरन क्या करता है? इस कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा के खुद यहाँ जुड़ जाता है और बनाता है फेरस सल्फेट, और हमारा कॉपर मेटल बेचारा बाहर हो जाता है। ठीक है, तो वही कंडीशन है। तो ये हमारा रिएक्शन क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ क्या पता किए कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कैसे रिएक्टिव हुआ? तो रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग पता करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फिर अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल हम लोग देखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज क्या बताता है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए किसी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर लिथियम रहता है, कहीं नहीं भी रहता है, तो आप लिथियम चाहें तो ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, कॉपर, ये क्या है? Hg, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक, तो हाइड्रोजन से जो ऊपर मेटल हैं ये सभी हमारे हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और हाइड्रोजन से नीचे वाले क्या हैं? हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, तो जब ऊपर से नीचे आने पर ये जो रिएक्टिविटी होती है मेटल्स की, वो क्या करती है? डिक्रीज करती है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होता है पोटेशियम, और ये प्लेटिनम क्या होता है? लेस रिएक्टिव मेटल्स होता है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग देखें। अब हम लोग क्या करते हैं, बच्चे का क्या होता है? रिएक्टिविटी सीरीज भूल जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा कम रिएक्टिव। तो देखिए उसके लिए हमारे पास ट्रिक है याद करने का। कैसे? तो लाला केदारनाथ का माली आलू जरा फीका से पकाता है। ठीक है, लाला केदारनाथ का माली आलू जरा फीका से पकाता है। अगर आप ये लाइन याद रखेंगे तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगी। लाला बोले तो लिथियम, के से केदार, Na से ना है तो ना सोडियम,
का है Ca कैल्शियम, मा मतलब M है तो मैग्नीशियम, आलू है मतलब Al एल्युमिनियम, जरा जौ है मतलब जेड तो जिंक, फीका Fe आयरन, से S है तो टीन Sn हो गया, पकाता मतलब Pb क्या हो गया लेड हो गया, है हाइड्रोजन। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रिएक्टिविटी सीरीज को रिमेंबर रख सकते हैं। ठीक है, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा और भूलेगा नहीं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज देखने के बाद अब हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। मेटल्स की लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। जब हमारा कोई मेटल्स नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होता है। हम लोग पता है कि जो मेटल्स होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। मेटल्स इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, और नॉन मेटल्स क्या करता है, इसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन होगा, तभी तो एक लेगा एक देगा, लेने वाला देने वाला, दोनों तो एक दूसरे को, अगर कोई भी चीज़ हम एक दूसरे से क्या करते हैं, लेन देन करते हैं, तो आपस में क्या हो जाता है, एक रिलेशन आ गया। तो वही मतलब हुआ, जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज किया और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को जब गेन कर लिया, तो इसके बीच में अब क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन के लेन देन से कोई बॉन्ड बनता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उससे जब कोई बॉन्ड बनता है, तो वैसे बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड के थ्रू जो कंपाउंड बनते हैं, उस कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं आयनिक कंपाउंड। ठीक, तो इसलिए मेटल्स और नॉन मेटल्स जब हमारा आपस में रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, एक आयनिक कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में हमेशा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आ रहा समझ में, और नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक मेटल ले लिए सोडियम, मान लेते हैं मेटल ले लिए सोडियम, और एक मेटल ले लिए नॉन मेटल ले लिए क्लोरीन। ठीक है, सोडियम हमारा मेटल कैसे है तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 281। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर इसको स्टेबल होना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सोडियम, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, एक प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो 287। अब अगर इसको एक ऑक्टेट कंप्लीट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अपने को स्टेबल बनाना है, तो क्या करेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, उधार मांग ले, तो इसके पास 8 हो जाएगा, तो ऑक्टेट कंप्लीट स्टेबल, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो एक इलेक्ट्रॉन लेना और 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने में मुश्किल काम क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना। ठीक है, कोई भी एलिमेंट 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ना तो ले सकता है और ना ही लूज कर सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन भी रहेगा तो आपस में शेयरिंग होगी। ठीक है, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन कोई लूज कर सकता है, या मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स कोई एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों, क्योंकि 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का अगर लेन देन करेंगे तो उस केस में ज़्यादा अमाउंट ऑफ, एक लॉट ऑफ एनर्जी यूज होती है, जो कि नॉर्मल कंडीशन में देना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो क्लोरीन के पास क्या ऑप्शन है, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज तो कर नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। कहाँ से करेगा, तो ये सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, यही इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, क्लोरीन ले लेगा। अब अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो क्लोरीन के पास क्या हो जाता है, Cl-। ठीक है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Na+ हो गया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो Cl- हो गया। अब ये दोनों के आपस में क्या बनेंगी, बॉन्डिंग बनेगी। क्यों, क्योंकि इन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन्स को लेन देन हुआ है इनमें, तो इस वजह से ये हमारा जो बॉन्ड बनता है, जब ये दोनों मिलेंगे आपस में, तो एक हमारे पास कंपाउंड बनेगा NaCl,
और इस NaCl के बीच में जो बॉन्ड होगा Na और Cl के बीच में, वो हमारा आयनिक बॉन्ड होगा, इसलिए NaCl हमारा क्या कहलाएगा? आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, तो सोडियम और क्लोरीन से जो कंपाउंड बना वो हमारा क्या है? सोडियम क्लोराइड इसका नाम हुआ। ठीक है, और एक तरह का कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड। ठीक, तो ये सोडियम क्या था? मेटल था। क्लोरीन क्या था? नॉन मेटल था। जब सोडियम और क्लोरीन मिला तो NaCl बनाया, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। आया समझ में? ओके। तो हम लोग आज देखे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। ठीक है, आप लोग इसको रिवाइज करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा।